तो दिस इज़ अ डिफरेंट सिचुएशन इन वन वे फ्रॉम कश्मीर एंड इन अनदर वे इट्स द सेम। जो रिप्रेशन होगी वो उसी तरीके से अब होगी स्ट्रॉन्ग। अब अगर आपको पहले इतनी डेड बॉडीज नज़र आती थी और लड़ाई झगड़े होते थे, अब ज़्यादा नज़र आएंगे, वो दूसरी तरफ से भी और इधर से भी। हल नहीं होगा बल्कि मैनेज होगा। मैनेज होगा, और उसमें ये होगा कि ये तो आप कीमत अदा करनी पड़ेगी। जो लोग पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं उनको हम नहीं छोड़ेंगे, मारेंगे उनको, गायब करेंगे, डिसअपेयर करेंगे, बिकॉज दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ द स्टेट। और ये गुस्से के साथ ये होगा। जो अगर पहले हो रहा था उसमें कुछ हाथ कभी कभी हौला रखा जाता था, अब नहीं रखा जाएगा। अब वो बिल्कुल जैसे इंडिया में हुआ, बिल्कुल को-ऑप्ट करना अब नहीं, वो को-ऑप्ट वाली बात ही नहीं। इन्होंने एक दफ़ा कोशिश थोड़ी बहुत की थी बरामदाग के साथ या हैर बेयार वगैरह के साथ जो बाहर एग्जाइल में थे, मगर वो बात आगे नहीं बढ़ी। और अब वो उनके हाथ में भी नहीं रहा, अब हैर बेयार के हाथ में भी नहीं रही है रेजिस्टेंस, ना ही बरामदाग के हाथ में रही है, ना ही किसी और उसके साथ। अब तो सदर्न बलूचिस्तान जो है वहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादा ग्वादर में आपने देखा जिस किस्म की प्रोटेस्ट हो रही है, आपने देख ही लिया। और लस बेला वगैरह से लोग उठ के जा रहे हैं एंड सो ऑन। तो इस किस्म की सिचुएशन हो रही है। तो आई फेयर कि ये अब बलूचिस्तान विल बिकम बिसीज्ड, मुहासरा हो जाएगा आपके ख्याल में। लेकिन ये क्या देर पा हल नहीं होगा, जैसे खालिस्तान की तहरीक के लिए इंडिया ने क्या किया, कश्मीर में क्या किया, एक तरह से मसले को किसी न किसी हद तक लगाम डाली। हाँ, तो जिस तरीके से की मैं यही तो कह रहा हूँ। हाँ। अब उसी तरीके से यहाँ मैनेज करेंगे। मगर क्या सिखों ने अपनी आज़ादी की जंग छोड़ दी? अभी भी अगर वहाँ वो उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर वो नहीं खड़े हो सकते बिकॉज उनको उठा के ले जाते हैं। तो आप देखें ग्लोबल सिखिज्म कहाँ की कहाँ पहुँच गई है। इंडिया को अब सिखों को मारना पड़ रहा है आउटसाइड इंडिया, ऐसे ही है ना। वहाँ तो और भी ज़्यादा बहुत बड़ा सेसेशन फैल गई। हाँ, ज़ाहिर बगावत फिर उससे जन्म लेती है। कश्मीर का तो आप जानते ही हैं जो सूरत हाल है। वहाँ तो दिलों के अंदर तो वो नफरत है हिंदुस्तान के साथ और इंडियन रियासत के साथ। तो ये दिस इज़ नो वे टू सॉल्व दीज इशूज़। मगर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कश्मीर के अंदर हमारा हाथ था। अगर ना होता तो शायद शेख अब्दुल्ला जो थे वो जो जिस रास्ते पे उनको ले जा रहे थे शायद इंटीग्रेशन हो ही जाती अपने टर्म्स के ऊपर। मगर फिर इंडिया ने बिट्रे किया शेख अब्दुल्ला को, जैसे हमने बिट्रे किया कुछ सरदारों को। अच्छा। जो कि फिर पहाड़ों पे चढ़ गए। मुझे लगा बांग्लादेश की भी बात करेंगे। नहीं, तो बांग्लादेश वाली बात मैं नहीं करता। बिट्रे तो उधर भी हुआ था। हाँ, मगर दैट्स अ सेपरेट इशू। तो मैं ये इसलिए आई फील के वेरी सैड कि अब रास्ते ब्लॉक होते जा रहे हैं और इसमें हमारी रूलिंग क्लास की बहुत गलतियाँ हैं। और कि इन्होंने को-ऑप्शन नहीं की, इन्होंने इंक्लूजन नहीं की, इन्होंने डिस्ट्रस्ट किया पहले दिन से। और जो हमारे हुक्मरान थे इस्लामाबाद में या पिंडी में, वो हमेशा यूनिटरी स्टेट, और वो यूनिटरी स्टेट की वजह भी थी ना कि उन्हें हमेशा ये फिक्र था, क्योंकि जब पाकिस्तान बना तो ये केपी में देवर नॉट, वहाँ जो रेफरेंडम हुआ उसमें भी गड़बड़ हुई। उससे पहले वहाँ जो पार्टी थी देवर नॉट रेडी, और फिर डाल तो दिया वोट, मगर खान अब्दुल वली खान के गफ़ार खान साहब नॉट इन फेवर, वो भी अपनी आज़ादी। वली खान साहब भी wanted a greater Pakhtunistan with staying within Pakistan but more and so on। तो मैं समझता हूँ कि instead of a unitary state, अगर फेडरल स्टेट बनती, genuinely फेडरल स्टेट बनती, तो we might have had a better chance of retaining the loyalties of these disparate elements। मगर वैसे नहीं हुआ। अयूब खान से लेके मुशर्रफ तक और फिर उसके बाद बाकी हुक्मरान जो आए हैं, कुछ तो कैदी रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के, कुछ साथ मिल गए और पॉलिसी एक ही हुई। अब भी वही पॉलिसी चल रही है। आज़ादाना पॉलिसी की इजाज़त मिली यानी सियासतदानों को कहीं ना कहीं कोशिश करते रहे, जाते जाते सिर्फ ये है कि कोई एस्टेब्लिशमेंट हो या सियासी जमात हो मेन स्ट्रीम, उस सेशन को कभी नहीं एक्सेप्ट करेगा। अलहदगी नहीं हो सकती, ये काबिल कबूल नहीं है। इसके अलावा मगर मसला यही बनता है कि जो लोग फिर उस तरफ जाते हैं उनको माफ़ नहीं किया जाता, फिर ये खून खराबा होता है। ठीक है, फिर और अगर उस पानी के अंदर फॉरेन पास कूद जाए बिल्कुल, तो फिर और भी मुश्किल हो जाता है। और अब फॉरेन पावर जो कूदा हुआ है उसकी बात हो सकती है। हाँ बिल्कुल, जिस फॉरेन पावर की तरफ आपने इशारा किया उन्होंने ही कहा है एक्शन हैज़ कॉन्सिक्वेंसेस। तो किसने कहा है ये, किसके बारे में कहा है और कहाँ तक मुमकिन है मुज़ाकरात आइंदा? ब्रेक के बाद आके बात करेंगे।
शो में एक बार फिर खुश आमदेद। और जैसे कि बात हो रही है उसमें फॉरेन पावर्स के किरदार की, ग्रेट गेम की तरफ आपने कल भी इशारा किया था। वो जो भी उसमें बाकी एक्टर्स हैं वो तो आप जिक्र करेंगे, लेकिन जो एक मेन एक्टर हैं जिनके हवाले से माजी में हमारे कोर कमांडर भी कह चुके हैं कि CPAC को सबोताज करने के लिए बाकायदा वहाँ पर एक फ़ंड कायम किया गया। और अब उनके जो एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उन्होंने एक प्राइवेट इवेंट था दिल्ली में, उसमें बात करते हुए उन्होंने कहा है कि अनइंटरप्टेड यानी बिला तात्तुल मुज़ाकरात का जो दरवाज़ा है वो बंद हो चुका है और एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, ये इन अ वे उन्होंने वॉर्न किया है पाकिस्तान को। और फिर उन्होंने कहा है कि वी आर नॉट पैसिव। इसका क्या मतलब है भारत की पॉलिसी में? क्या ये वही इन्होंने फ़र्क लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं। अजीत दोवल साहब जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है, उन्होंने और लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे। अच्छा, वो बलूचिस्तान की काफ़ी अरसे से बात कर रहे हैं। मैंने कल इशारा किया था कि शर्म अल शेख 2012 में नहीं 2009 में शर्म अल शेख इजिप्ट के अंदर एक मुज़ाकरात हुए थे जहां मनमोहन सिंह गए थे और इंडिया की तरफ से और हमारी तरफ से यूसुफ रज़ा गिलानी थे प्राइम मिनिस्टर। वहाँ एक कम्युनिके इशू हुई जिसमें हमने इंडिया को कहा आप तस्लीम करें, आपका हाथ है बलूचिस्तान के अंदर, और उन्होंने कहा आप तस्लीम करें कि आपका हाथ है कश्मीर के अंदर। तो दोनों ने फिर ये कम्युनिके में ये कहा कि आप ये नहीं करेंगे, उन्होंने कहा आप ये नहीं करें। अच्छा, तो जब वो वापस आए मनमोहन सिंह साहब, तो इंडिया वालों ने कहा कि आपने ये क्यों तस्लीम किया, आपको तो नहीं करना चाहिए था, बिकॉज हम कह रहे हैं वो टेररिज्म कर रहे हैं, अब आप तस्लीम कर लिए कि हम भी टेररिज्म कर रहे हैं। तो खैर वहाँ काफ़ी शोर पड़ा। मतलब मेरा कहने का कि उनका हाथ वहाँ 2004 के बाद जैसे यहाँ वो कहते हैं ट्रबल्ड वाटर्स, तो फिशिंग वहाँ उन्होंने करनी शुरू कर दी। अच्छा, तो अब वो बहुत बड़े पैमाने पे इन्वॉल्व है। और इनका ये कहना है कि अब वो समझते हैं कि पाकिस्तान आखिरी स्टेजेस पे पहुंच गया, इकॉनमी कोलैप्स कर चुकी है, बैंकरप्सी नज़र आ रही है, पॉलिटिकल सिस्टम टूट चुका है। अच्छा, ये इंडिया का असेसमेंट है। और सेसेशनिस्ट मूवमेंट शुरू हुई भी है, वहाँ ये कंट्रोल नहीं कर सकते, तालिबान जो है अटैक्स कर रहे हैं और इसको मुल्क को बचने नहीं देना हमने, क्योंकि अगर ये बच गया या तकड़ा हो गया तो फिर चाइना का यहाँ इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा, और इंडिया चाइना का जो प्रॉब्लम है जिसमें अमेरिका भी मुलव्वस हो जाता है, बिकॉज इंडिया इज़ पार्ट ऑफ द अमेरिकन एक्सिस। तो वो उनकी ये है कि अब पाकिस्तान को तकड़ा नहीं होने देना, ये कमज़ोर रखना है। अच्छा, दूसरा ये कि चाइना को पाकिस्तान के अंदर पाँव नहीं जमाने देना, CPAC को नहीं चलने देना, बिकॉज CPAC के साथ पाकिस्तान भी मजबूत होता है। ठीक, क्योंकि जाहिर है CPAC चलेगा तो पाकिस्तान को रॉयल्टीज़ मिलेंगी, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री लगेगी, इकॉनमी उठेगी एंड सो ऑन। तो इस वजह से अब ग्रेट गेम शुरू होगी, जैसे वो पुरानी ग्रेट गेम और थी, मगर ये उसी किस्म की ग्रेट गेम है। ये अमेरिका इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व है, चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व है, चाइना की भी ये एक जगुलर वेन बनती जा रही है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि वी आर इन ट्रबल। अफगानिस्तान के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे नहीं हैं, इंडिया के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे नहीं हैं, अमेरिका के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे नहीं हैं, बुरे भी नहीं हैं मगर अच्छे भी नहीं हैं, इनके साथ तो बुरे हैं ना। ईरान के साथ भी इतने अच्छे नहीं है। अब ईरान ने हमें धमकी दी है कि अगर आप हमारी पाइपलाइन नहीं बनाएंगे जो आपने वादा किया था, तो हम आपको फ्रांस ले चलेंगे जहाँ की आर्बिट्रेशन होगी, जहाँ हमारा ये मौक़िफ़ है ना कि हमें अमेरिका सैंक्शंस लगा देगा। फ्रांस का कानून है वो सैंक्शंस मानता नहीं है अमेरिका की। अच्छा। इसीलिए ईरान ने फ्रांस के अंदर आर्बिट्रेशन लगवाई थी। तो वी आर इन वेरी सीरियस ट्रबल। अब कैसे यहाँ से निकलेंगे और किसके साथ कहाँ जाके हम बैठेंगे? चाइना के साथ खड़े रहेंगे, अमेरिका के साथ रहेंगे, ईरान का क्या होगा, अफगानिस्तान का क्या होगा, तालिबान का क्या होगा, इंडिया का क्या होगा? मैं समझता हूँ हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोहेरेंट होलिस्टिक पॉलिसी, कि ये सब चीज़ों को सामने रख के एक इनकलाबी किस्म की सोच के साथ पाकिस्तान को बचाया जाए और नए अलायंसेस बनाए जाएँ, नए तरीके के साथ बात को आगे बढ़ाया जाए एक तरफ। दूसरी तरफ फिर इंतहा पसंदी, मजहबी इंतहा पसंदी बढ़ने लगी है। तो आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ पॉइंट्स और फॉरेन एंड डोमेस्टिक, एंड इट्स गोइंग टू बी अ टफ राइड। बट SCO के लिए इनविटेशन भेजना नरेंद्र मोदी जी को, और फिर उसके बाद ये इवेंट्स होना बलूचिस्तान के, और अब ये जवाब। देखिए, लोग पूछते हैं इंडिया की क्रिकेट टीम आएगी कि नहीं आएगी जी। इंडिया की क्रिकेट टीम नहीं आएगी अगर नरेंद्र मोदी कहेगा नहीं जाना। अगर नरेंद्र मोदी ने अगर बातचीत शुरू करनी है तो वो SCO में भी आएंगे और उधर क्रिकेट टीम भी आएगी। और अगर उन्होंने बातचीत नहीं करनी और पाकिस्तान को टाइट करके रखना है और सेसेशन मूवमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करना है और यहाँ बदअमनी फैलानी है एंड सो ऑन, तो फिर
आप समझ ही लें क्या होगा। बिल्कुल। जयशंकर के लहजे में आज उनके जो मिनिस्टर हैं उनके उन्होंने लहजे से कहा जी ये SCO और ये बातें कर रहे हैं, क्या ये बातें कर रहे हैं, कश्मीर इज डन, द इशू ऑफ कश्मीर इज डन। आपने कोशिश कर ली, आप फेल हो गए, हम कामयाब हो गए, अब हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि हम आपके साथ बातचीत करें या अब हम आपको और कमज़ोर करेंगे। हाँ, उन्होंने कहा कि हम रिएक्ट करेंगे, डायरेक्शन पॉजिटिव हो या नेगेटिव, बाकी जाए हम रिएक्ट करेंगे। उनके लहजे मुस्तकबिल के इशारे दे रहे हैं। आप जानना चाहें कुछ मज़ीद सेठी साहब से तो इस नंबर पर अपना सवाल भेजिए जो आपके है सामने। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह के बाद।